हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो होने जा रही है हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। देखिए, टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है एक प्रकार की ऐसी स्टेप जिसकी हेल्प से अगर हमारे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कोई भी स्पेसिमेन आया है या कोई भी सैंपल आया है तो उसका स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो होता है वो कंप्लीट किया जाता है। उसी प्रोसीजर को बोला जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग एक प्रकार की ऐसी मेथड होती है जो पूरी सिस्टमेटिक होती है। सिस्टमेटिक मतलब सीक्वेंस वाइज जिसके अंदर काम होता है। अगर आप एक भी स्टेप इस प्रोसेस के अंदर स्किप कर देते हैं तो आपका टिश्यू प्रोसेसिंग जो होता है सही तरीके से नहीं हो पाता है, या फिर आप जिस चीज को डायग्नोस करना चाहते हैं स्पेसिमेन के अंदर जो भी आपका डिटेक्शंस करना है वो आप एक्यूरेट लेवल पे डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। ना ही हमारा स्पेसिमेन के अंदर हम जो भी चीज डिटेक्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारा एम है उस स्पेसिमेन के अंदर डिटेक्ट करने का, वो एम जो होता है आपका कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग एक प्रकार की ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है हिस्टोपैथोलॉजी की, जिसकी हेल्प से आप किसी भी बड़े स्पेसिमेन को, जो भी आपके पास सैंपल आता है वो काफी लार्ज क्वांटिटीज के अंदर होता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, उस वॉल्यूम को आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर लाने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है वो होती है आपकी टिश्यू प्रोसेसिंग। हम क्या करेंगे, हमारे पास स्पेसिमेन जो आएगा वो लार्ज क्वांटिटीज में आएगा, हाई वॉल्यूम्स के अंदर आएगा। नॉर्मली फिजिशियन क्या करता है, सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं NaCl के अंदर। फिजिशियन आपके कट स्पेसिमेन को या बायोप्सी को हमारी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। वही हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर हम उस NaCl के अंदर जो स्पेसिमेन है सोडियम क्लोराइड के अंदर डाइल्यूटेड जो सैंपल है, उस स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग करेंगे। उसको एक माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड होती है या उसके ऊपर जो स्मीयर बनाया जाता है, उस स्मीयर तक का, यानी कि काफी स्मॉल वॉल्यूम्स के अंदर जहाँ पे आप इजीली माइक्रोस्कोपिकली डायग्नोसिस कर सकते हैं, वहां तक हमें उस सैंपल को पहुंचाना है। तो वो सारी पूरी प्रोसेस को बोला जाएगा टिश्यू प्रोसेसिंग। और टिश्यू प्रोसेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर आप एक भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते हैं, ना ही आप एक भी स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर एक भी स्टेप को स्किप किया है तो आपका जो पूरा स्पेसिमेन होता है उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, पूरी एक्यूरेट लेवल पे हम डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। या फिर हमारे जो सेल के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, हमारे स्पेसिमेन के अंदर सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, उनका जो केमिकल नेचर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेट लेवल पे डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। तो पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग जो है पूरी स्टेप बाय स्टेप मेथड है, सीक्वेंस वाइज मेथड है। और इस मेथड के अंदर हम सारी स्टेप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है ग्रोजिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग की सबसे पहली स्टेप होती है ग्रोजिंग। ग्रोजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, आपका जो सैंपल होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी बोन्स हो गई है, हमारा टिश्यू स्पेसिमेन आया है, जैसे बोन्स टिश्यू है। बोन्स टिश्यू जो होते हैं कैल्सिफाइड टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो होता है प्रेजेंट होता है। जैसे कि कोई भी पर्सन, उसको बोन्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे क्या किया जाता है, बायोप्सी ली जाएगी, बोन्स ली जाएगी, और बोन्स जो रहेगी हमारे पास पूरा का पूरा सैंपल आएगा। अब बोन्स के अंदर जो रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रोजिंग करेंगे। ग्रोजिंग मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे कि ये आपकी एक बोन्स हो गई है, ठीक है, ये बोन्स आया, हमारे पास सैंपल आया है। इस बोन्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्पेसिमेन का क्या किया जाएगा, यहाँ पे ग्रोजिंग किया जाएगा, ग्रोस एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका सैंपल आया है उसका सबसे पहले हम देखेंगे एबनॉर्मल साइज को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल साइज जो होती है उस स्पेसिमेन की देखी जाती है। ये बोन साइज है, सपोज दैट ये हमारी एबनॉर्मल साइज हो गई है, ये एबनॉर्मल साइज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, उस स्पेसिमेन के अंदर जो एबनॉर्मल साइज है उस एबनॉर्मल साइज को सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे कि भाई इस स्पेसिमेन के अंदर एबनॉर्मेलिटीज हमें कहाँ दिख रही है। अब क्या होगा, कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती है या कोई भी डिसऑर्डर्स हो जाता है तो भी हमारे शरीर के अंदर एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है। अब एबनॉर्मल साइज को हमने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया कि ये एबनॉर्मल एरिया है इस बोन्स के अंदर, ये एबनॉर्मल एरिया है इस स्पेसिमेन के अंदर। अब इस एबनॉर्मल साइज को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका क्या किया जाएगा, इसका 3 सेक्शन में कट किया जाएगा। इसको कहाँ पे, 3 to 5 mm, ठीक है, इतनी थिकनेस के अंदर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसके स्लाइस बनाए जाएंगे। स्लाइस मतलब स्मॉल स्टेप के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको काटा जाएगा। ये ग्रोजिंग स्टेप होती है। ग्रोजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेसिमेन की एबनॉर्मल साइज देखते हैं, और एबनॉर्मल साइज को सेलेक्ट करने के बाद उसको 3 to 5 mm की थिकनेस या इस साइज के अंदर, यहाँ पे 3 to 5 mm की साइज के अंदर उसको स्मॉल पीस के अंदर कट किया जाएगा। छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इस स्पेसिमेन को क्या करेंगे, हम एबनॉर्मल साइज को स्मॉल पीस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे। स्मॉल पीस के अंदर इसको क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। किसकी हेल्प से, हमारे पास जो होती है शार्प आती है, स्कालपेल से होती है।
ये क्या होती है, कटर होता है एक प्रकार की बोन्स को कट करने वाला या स्पेसिमेन को कट करने वाला, नीव्स होती है इसके अंदर, निप होती है। अब ये निप क्या करती है, इस एब्नॉर्मल साइज को सिलेक्ट करने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इजीली इसको कट कर सकते हैं। इतनी डायमीटर साइज के अंदर या इतनी थिकनेस के अंदर 3 to 5 mm की साइज के अंदर हमें क्या करना है, एब्नॉर्मल साइज को सबसे पहले डिटेक्ट करना है स्पेसिमेन के अंदर, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काटना है। एब्नॉर्मल साइज जो भी दिख रही है सिलेक्टेड एरिया की, ये सिलेक्टेड एरिया, यहाँ एब्नॉर्मेलिटी ज्यादा दिख रही थी, यहाँ इस बोन्स के अंदर एब्नॉर्मेलिटी ज्यादा दिख रही थी। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे स्पेसिमेन आया है हमारा, तो स्पेसिमेन सबसे पहले हमारा कहाँ रहता है, जैसे ही कोई भी सर्जरी होती है तो उस स्पेसिमेन को काट के बाहर निकाला जाता है। मतलब जो भी बायोप्सी रहती है आपकी, जैसे ही पेशेंट का ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन होता है, तो जो कट किया जाता है, जो बॉडी पार्ट्स आपकी बॉडी से कट करके बाहर निकाला जाता है, उस कट एरिया को सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, NaCl के अंदर प्लेस कर देता है, सोडियम क्लोराइड के अंदर। जो आपका सैंपल होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल सैंपल, उसको वहां पे प्लेस किया जाता है, फिर इसको आपकी पैथोलॉजी लैब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। हमारा जो बोन्स आई है, इस बोन्स को भी कहाँ पे फिक्स करके रख रखा है, पहले जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर वो ऑपरेशन हुआ तो उसको डायरेक्ट रिमूव करके हम कहाँ रखेंगे, सोडियम क्लोराइड के अंदर उसको प्लेस किया जाएगा। नॉर्मली NaCl के अंदर हम प्लेस करके हमारी लैब के अंदर ट्रांसफर करवाया जाता है फिजिशियन के थ्रू। फिर क्या होगा, फिजिशियन ने NaCl के अंदर इसको प्लेस करके रखा है, हमारी लैब के अंदर इसको ट्रांसफर करवा दिया गया है हॉस्पिटल एरिया से। अब जैसे ही हमारी लैब के अंदर स्पेसिमेन आया है, तो हम इस स्पेसिमेन का सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब एब्नॉर्मल साइज को सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे, सैंपल के अंदर एब्नॉर्मेलिटीज सबसे ज्यादा हमें कहाँ देखने को मिल रही है। तो ये सिलेक्टेड एरिया हमने देख लिया है कि भाई यहाँ सबसे ज्यादा एब्नॉर्मेलिटीज है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 to 5 mm की साइज के अंदर स्मॉल पीसेस के अंदर, स्कैलपेल्स जो होती है हमारी, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कट किया जाएगा, छोटे छोटे पीस के अंदर कट कर दिया जाएगा। कितने पीस बनाए जाएंगे इसके, 7 to 8 पीस, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको काट दिया जाएगा। एब्नॉर्मल साइज को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक कर देंगे, 7 से 8 पीस के अंदर, 7 से 8 टुकड़ों के अंदर इस एब्नॉर्मेलिटी साइज को हम क्या करेंगे, काट के निकाल देंगे अलग। फिर हम क्या करेंगे, जैसे इसको कट कर दिया, फिर इस जो कट स्पेसिमेन है, हमारा जो कट स्पेसिमेन होता है, ये कट स्पेसिमेन है, इसके अंदर क्या है, 7 to 8 पीस है, छोटे छोटे स्लाइस बने हुए हैं स्पेसिमेन के, 7 से 8 टुकड़े हमने कट कर दिए बोन्स के। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे फिक्स्ड किया जाएगा। फिक्सेशन उसी का किया जाएगा जो भी आपका कट स्पेसिमेन है, जिसका ग्रोजिंग कंप्लीट हो गया है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स करेंगे। 7 to 8 पीस जो आपने ग्रोथ एग्जामिनेशन के थ्रू कट करके बाहर निकाले थे, अब आपको क्या करना है, उन स्पेसिमेन को हमें क्या करना है, यहाँ पे फिक्स करना है। तो जो भी 7 to 8 पीस बाहर निकले थे एबनॉर्मल साइज के या एबनॉर्मल एरियाज के, उसको हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं फिक्सेटिव सॉल्यूशंस का। अब फिक्सेटिव सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था फिक्सेशन की क्लास के अंदर के नाइट्रिक एसिड होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका यूज किया जाता है। फिर आता है आपका फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, डीकैल्सिफाइड जब भी हम करेंगे, बोन्स टिश्यूज भी आ जाएंगे हमारे, तो बोन्स टिश्यूज को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। डीकैल्सिफिकेशन करने के लिए भी आपके नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो होते हैं, इनका यूज किया जाता है। बाकी आपका फिक्स करने के लिए जो रूटीनली ये आपका वीक एसिड होता है, अगर डीकैल्सिफाइड या बोन्स टिश्यू या टीथ टिश्यू आ रहे हैं तो उनको डीकैल्सिफिकेशन करना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड वगैरह, फॉर्मिक एसिड, ये आपके डीकैल्सिफिकेशन के अंदर भी यूज होते हैं। फिर क्या आता है आपका, जो फिक्स करने के लिए, जैसे कि बोन्स टिश्यूज को छोड़ देते हैं हम, कोई और बॉडी पार्ट्स आ गया आपका, तो वहां पे कॉमन जो होता है फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। 10% फॉर्मेलिन का हम यहाँ यूज करते हैं फिक्स्ड करने के लिए। तो जो फॉर्मेलिन होता है वो होता है आपका बफर फॉर्मेलिन। इस बफर फॉर्मेलिन फिक्सेटिव के अंदर आपके टिश्यू स्पेसिमेन को प्लेस करके रखा जाता है। ठीक है, ये 7 to 8 स्लाइस जो आपने बनाए हैं, इनको हम कहाँ प्लेस करेंगे, डायरेक्टली 10% बफर फॉर्मेलिन जो होता है, ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला फिक्सेटिव सोल्यूशन से सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। तो मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव सोल्यूशन जो होता है फिक्स करने के लिए, आपका 10% फॉर्मल सेलाइन जो होता है, या बफर फॉर्मेलिन जिसको हम बोलते हैं, इसका हम यूज करते हैं। बाकी डीकैल्सिफाइड करना है आगे जाके स्पेसिमेन को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो होता है, इनका हम यूज करते हैं। तो जैसे ही बॉन्ड टिश्यूज आया है, तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, फिक्स्ड करेंगे। फिक्स्ड करने के बाद हम उसका डीकैल्सिफिकेशन करेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो एक प्रकार का हार्ड मटेरियल होता है बोन्स के अंदर, जो स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी हड्डियां कैल्शियम की वजह से ही मजबूत होती हैं। और ऐसी कंडीशन में इसको क्या करना है, थिन बनाना है, डीकैल्सिफाइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कैल्शियम जो होगा उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे यूज किया जाता है। फॉर्मिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,
HCl का भी यूज करते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पिक्रिक एसिड का यूज किया जाता है डीगैल्सिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, बाकी फिक्सेशन करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, ये यूज होता है, ये हाईली रिकमेंडेबल होता है सबसे ज्यादा फिक्स्ड करने के लिए। 10% फॉर्मेलिन का हम यूज करते हैं। बाकी और भी फिक्सेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, उनका भी यूज किया जाता है। डीकैल्सिफाइड करना है बोन्स टिश्यू या टीथ वगैरह आ गए हैं स्पेसिमेन जो उसके अंदर कैल्शियम अगर स्मॉल अमाउंट के अंदर भी प्रेजेंट होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें डीकैल्सिफाइड करना पड़ेगा। और डीकैल्सिफाइड करने के लिए हम फॉर्मिक एसिड का यूज करते हैं, पिक्रिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरो एसिड, HCl जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं डीगैल्सिफिकेशन के लिए आपके यूज होते हैं। बाकी फिक्सेशन के लिए सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। अब जैसे ही हमारा फिक्सेशन और डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया, फिर अगली स्टेप आती है हमारी डिहाइड्रेशन की। अब डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम स्पेसिमेन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उन हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करने के लिए हम अल्कोहल या हमारा एसीटोन जो होता है, ये दोनों डिकैल्सिफाइड एजेंट होते हैं, इनका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। देखिए, डिहाइड्रेशन जो होता है, डिहाइड्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से जो वाटर आयंस होते हैं हमारे स्पेसिमेन के अंदर उनको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो रिमूव ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम टिश्यू स्पेसिमेन। देखिए, वॉशिंग की प्रोसेस की जाती है जब भी हमारी स्टेनिंग होती है ना, तो वहां पे डिहाइड्रेशन भी किया जाता है, क्लीयरिंग भी किया जाता है, माउंटिंग भी किया जाता है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग की 3 मेन स्टेप होती है, तो उन्हीं के अंदर एक स्टेप जो आती है आपकी डिहाइड्रेशन की आती है। डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन दोनों ही प्रोसेस होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करना है स्पेसिमेन के अंदर से, और रिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वापस से हमें स्पेसिमेन के अंदर हाइड्रोजन आयंस को ऐड करना है। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम मोस्ट कॉमनली जो होता है आपका एल्कोहल का यूज किया जाता है। जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला स्पेसिमेन है डिहाइड्रेशन के लिए वो होता है आपका इथाइल एल्कोहल। तो हमारा जो स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन है, सपोज दैट हमने स्लाइड के ऊपर स्पेसिमेन बना रखा है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ऐड हो गए। कहाँ से ऐड हो गए, टिश्यू स्पेसिमेन जो था उसके अंदर भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, हर एक टिश्यूज के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमारी बोन्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी स्पेसिमेन आपकी बॉडी से कलेक्ट किया गया है तो वहां पे हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट रहता है। तो उसी हाइड्रोजन आयंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी हमारा स्टेनिंग किया जाता है या टिश्यू प्रोसेसिंग किया जाता है तो उस टिश्यू प्रोसेसिंग की प्रोसेस के अंदर हम हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकाल देते हैं, ताकि आपका स्पेसिमेन जो है अच्छी तरीके से फिक्स्ड हो पाए, आपका स्पेसिमेन की प्रोसेसिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाए और हम एक्यूरेट डायग्नोसिस कर पाए पेशेंट को। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर या सेल के अंदर, उन्हीं हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिमेन, या जो भी स्मीयर है आपका वहां से हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। अब डिहाइड्रेशन के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इथाइल एल्कोहल जो होता है जिसको एथेनॉल भी बोला जाता है, इथेनॉल। कौन सा इथेनॉल यूज किया जाता है, 70% इथेनॉल। तो 70% इथेनॉल जो होता है ये क्या करता है, इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे स्पेसिमेन के अंदर जैसे ही एल्कोहल जाता है तो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हमारे स्पेसिमेन के अंदर हम क्या करेंगे, टिश्यू स्पेसिमेन जो है उसके अंदर जैसे ही हम एल्कोहल के 1 ड्रॉप प्लेस करते हैं या एल्कोहल के अंदर स्लाइड स्मीयर को प्लेस करके रख दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होते हैं, वहां पे जितने भी हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। रिमूव हाइड्रोजन आयंस कहाँ से, टिश्यू सेक्शन से। जो भी वहां पे टिश्यू होगा या सेल से जो प्रेजेंट होगी उन सेल के अंदर से हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस अगर रिमूव हो जाएंगे तो पूरी तरीके से आपका स्पेसिमेन जो होगा पूरी तरीके से यहाँ पे डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन के लिए 70% एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल का यूज किया जाता है। एक होता है मेथेनॉल जिसको बोला जाता है मेथेनॉल। आगे हमारे एक जिम्सा स्टेनिंग आएगी या रोमेनो विस्की स्टेन आएगी। तो रोमेनो विस्की स्टेन के अंदर भी आपका मेथेनॉल का यूज किया जाता है। एमजीजी आएगी, मे ग्रोनवाल्ड जिम्सा स्टेन, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, मेथेनॉल का यूज करते हैं। तो मेथेनॉल किसको बोला जाता है, मिथाइल एल्कोहल। मेथेनॉल बोला जाता है मिथाइल अल्कोहल को। तो मेथेनॉल जो होता है वो भी आपका यहाँ पे यूज होता है। मेथेनॉल क्या करता है, ब्लू कलर शो करता है मेथेनॉल। तो मेथेनॉल की वजह से भी आपके हाइड्रोजन आयन जो होते हैं टिश्यू सेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। तो एल्कोहल का मेन काम होता है डिहाइड्रेट करना, स्पेसिमेन को पूरी तरीके से डिहाइड्रेट करने का काम जो करता है आपका
इथाइल एल्कोहल या अल्कोहल करता है। हमारे लैब के अंदर अलग अलग टाइप के अल्कोहल जो होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, जैसे कि एक होता है एब्सोल्यूट एल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसको बोला जाता है 100% अल्कोहल, तो ये भी यूज होता है। 70% एल्कोहल यूज होता है, 80% एल्कोहल यूज होता है, 95% एल्कोहल भी यूज होता है। ठीक है, तो हम इन एल्कोहल का दोनों तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे हम डिसेंडिंग भी यूज करते हैं, डिसेंडिंग कंडीशंस में भी अल्कोहल का यूज किया जाता है, और असेंडिंग कंडीशंस में भी यूज किया जाता है। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 to 90 पे जाते हैं, और जैसे कि हम क्या करें, सबसे पहले स्पेसिमेन को 100% एल्कोहल के अंदर रखा हमने, फिर 90% के अंदर रखा, फिर 80% के अंदर रखा, फिर 70% के अंदर रखा है। तो ये क्या है, डिसेंडिंग की ओर जा रहे हैं, मतलब हाई लेवल से लो लेवल की ओर जा रहे हैं। और असेंडिंग का मतलब क्या होता है, 70% के अंदर रखा है, फिर 80% के अंदर रखा है, ये उल्टा चलेगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 70% में रखेंगे, फिर 80% में रखेंगे, फिर 90 में रखेंगे, फिर 100% में रखेंगे। तो इस प्रकार की प्रोसेस जो होती है, दोनों प्रोसीजर के अंदर आपका एल्कोहल यूज होता है। रिहाइड्रेशन के अंदर भी यूज होता है और डिहाइड्रेशन के अंदर भी यूज होता है। तो जब भी हमें स्पेसिमेन को वापस से हाइड्रेट करना है, तो रिहाइड्रेट करने के लिए भी हम यूज करेंगे हम यहाँ पे, और डिहाइड्रेट करना है, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करना है, तो वहां पे भी आपका एल्कोहल जो होता है उसका यूज किया जाता है। तो एल्कोहल जो होता है पूरी तरीके से यहाँ पे डिहाइड्रेट करने का काम करता है। हमारे लैब के अंदर सभी प्रकार के एल्कोहल जो होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर यूज होते हैं, इन सब एल्कोहल को बोलते हैं हम ग्रेजुएट एल्कोहल। जनरली आपका डिहाइड्रेशन होने का जो टाइमिंग पीरियड होता है टिश्यू स्पेसिमेन का, वो एटलीस्ट होता है आपका 6 आवर्स का। 6 घंटे का समय लगता है पूरे स्पेसिमेन को डिहाइड्रेट होने के लिए। तो जो भी टिश्यू सेक्शन है, जब भी हम यहाँ पे ऑटोमेटेड स्टेनिंग भी करते हैं, तो उसके अंदर भी आपका जो टाइमिंग टेकिंग प्रोसीजर होता है या ड्यूरेशन टाइमिंग जो होता है डिहाइड्रेशन का, वो 6 आवर्स तक का ही रहता है। 6 घंटे आपको कंप्लीटली यहाँ पे लगते हैं। फिर आपका एसीटोन जो होता है, एसीटोन भी आपका यहाँ पे एज ए डिहाइड्रेटिव एजेंट होता है, ये भी आपका डिहाइड्रेशन करने का काम करता है एसीटोन भी। लेकिन ये क्या करता है, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस को रिमूव नहीं कर पाता, कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस इज नॉट रिमूव्ड। इसकी हेल्प से पूरी तरीके से हमारे हाइड्रोजन आयंस रिमूव नहीं हो पाते हैं अगर हम एसीटोन का यूज करते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, हमारी टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर जो सेलुलर होता है, सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, श्रिंकेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम एसीटोन के अंदर रखेंगे टिश्यू स्पेसिमेन को, तो हमारी सेल्स जो होगी श्रिंकेज होना शुरू हो जाएगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर पाते हैं, एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। आपका सैंपल जो होता है, उस स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे अगर हम एसीटोन का यूज करेंगे तो। ठीक है, बाकी यूज किया जाता है, अगर यूज भी करते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं। बाकी जो एल्कोहल होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन के लिए। कोई सॉल्यूशन अगर यूज होता है तो वो होता है आपका अल्कोहल। तो मोस्ट कॉमनली क्या यूज किया जाता है, अल्कोहल का यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के अंदर, सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं। अगर मे बी पॉसिबल ये नहीं अवेलेबल हो पाया तो इसका हम यूज करेंगे। और ये इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, इसी वजह से हम इसको रूटीनली यूज नहीं करते हैं एसीटोन को। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं हमारे। फिर आता है आपका अगली स्टेप, क्लियरिंग। देखिए, क्लियरिंग जो होता है एक प्रकार का ऐसा एजेंट होता है जो कि आपका एम्बेडिंग की प्रोसेस आएगी या इम्प्रेग्नेशन की प्रोसेस आएगी ना आगे टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर, इम्प्रेग्नेशन और एम्बेडिंग दो प्रोसेस जो होती है उनके अंदर, और डिहाइड्रेशन, तीनों के बीच में जो कंपोनेंट का कनेक्शन जो करवाता है, या हमारे सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं उनका जो मेंटेन करने का जो काम करता है, वो होता है आपका क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट का कनेक्शन जो होता है आपका डिहाइड्रेशन के अंदर भी रहता है। डिहाइड्रेशन करने का काम कौन करता है, अल्कोहल करता है। डिहाइड्रेशन के बाद जो स्टेप आती है वो होती है आपकी इम्प्रेग्नेशन की, इम्प्रेग्नेशन या एम्बेडिंग की। तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में जो स्टेप आती है वो होती है आपकी क्लियरिंग की। तो क्लियरिंग करने के लिए आपका सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है जाइलिन। क्लियरिंग का जो मेन काम होता है, या जाइलिन का जो मेन काम होता है, वो क्या होता है, वो रहता है आपका, यहाँ पे हम जाइलिन की हेल्प से अल्कोहल को रिमूव करते हैं। हमारा टिश्यू स्पेसिमेन था, ये टिश्यू स्पेसिमेन, इस टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर जब भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे तो उनको बाहर कौन निकालेगा, अल्कोहल निकालेगा।
अब क्या होगा, एल्कोहल टिश्यूज के अंदर जाएगा तभी हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही टिश्यू स्पेसिमेन डिहाइड्रेट हुआ तो ऐसी कंडीशन में एल्कोहल वहां पे चला गया। अब डी एल्कोहलाइजेशन करने के लिए हम एजाइलिन का यूज करते हैं। कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि डी एल्कोहलाइजेशन के लिए किसका यूज किया जाता है। डी एल्कोहलाइजेशन, डी एल्कोहलाइजेशन मतलब एल्कोहल को रिमूव करना, डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना। अब हमारे टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर एल्कोहल तब आया था जब हाइड्रोजन को बाहर निकाला था। तो अब हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल गए हैं लेकिन एल्कोहल आ गया है। अब इस एल्कोहल को भी बाहर निकालना जरूरी है। इस एल्कोहल को बाहर निकालने का काम होगा जाइलिन का। जाइलिन जो होता है आपका बेस्ट क्लियरिंग एजेंट इसको बोला जाता है। जाइलिन को क्या बोला जाता है, बेस्ट क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट का मेन काम जो होता है वो ये रहता है कि हमारे स्पेसिमेन को क्लियर शो करना। हमारा जब भी माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन किया जाएगा ना, तो क्लियरिंग एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियरिंग एजेंट जो होते हैं स्पेसिमेन को क्लियर करने के लिए यूज होते हैं। क्लियर करना मतलब वहां पे स्पेसिमेन के अंदर जब भी आपने डिहाइड्रेट किया था तब क्या हुआ, कोई भी अनवांटेड मटेरियल अगर वहां पे आ गया, अनवांटेड एजेंट अगर हमारे स्पेसिमेन के अंदर आ गया है जिसकी वजह से हमारे टिश्यू सेक्शन के लिए हार्मफुल हो सकता है, वो ये क्या होगा, हमारे टिश्यू सेक्शन के लिए हार्मफुल रहेगा, नुकसानदायक रहेगा, जिसकी वजह से हमारा टिश्यूज का या सेल जो है स्मीयर के अंदर या स्पेसिमेन के अंदर उनका डिग्रेडेशन हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है। या फिर जो भी अनवांटेड एजेंट अगर हमारे पास आ गया स्पेसिमेन के अंदर तो उसको पूरी तरीके से बाहर निकालने का जो काम रहेगा वो होगा हमारा डिहाइड्रेशन, नहीं क्लियरिंग एजेंट का। ठीक है, डिहाइड्रेशन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयंस को रिमूव करेंगे। अब हाइड्रोजन आयंस तो रिमूव हो गए लेकिन एल्कोहल वहां पे आ गया। अब एल्कोहल के साथ और भी कोई अनवांटेड मटेरियल अगर हमारे स्पेसिमेन के अंदर आ गया है तो ऐसी कंडीशंस में उन अनवांटेड एजेंट को बाहर निकालने का जो काम होगा वो हमारा क्लियरिंग का होगा। क्लियरिंग का काम मेन होता है साफ करना, स्पेसिमेन को क्लियर करना, अच्छी तरीके से उसको शो करना है। तो जाइलिन जो होगा, जाइलिन एल्कोहल को तो बाहर निकालेगा लेकिन इसके साथ कोई अनवांटेड मटेरियल अगर स्पेसिमेन के अंदर आ गया है तो उसको भी बाहर निकालने का काम हमारे जाइलिन का रहेगा। तो जाइलिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है जब भी स्पेसिमेन की प्रोसेसिंग की जाती है, तो जाइलिन के अंदर हम 2 आवर्स के लिए रखते हैं। ठीक है, क्लियरिंग करने का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 आवर्स का। जब भी टिश्यू प्रोसेसिंग की जाती है तो जाइलिन जो होता है, जाइलिन के अंदर हम क्या करते हैं, ये आपका 100% यूज होता है। इसके अंदर किसी प्रकार की ग्रेजुएटिटी नहीं होती है। 100% या एब्सोल्यूट जाइलिन यहाँ पे यूज किया जाता है। डी एल्कोहलाइजेशन करने के लिए एब्सोल्यूट जाइलिन का यूज करते हैं हम। यहाँ पे कोई भी 70% जाइलिन नहीं होता है, ना कोई 80% होता है, ये एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट मतलब प्योर। ठीक है, तो प्योर केमिकल्स यहाँ पे यूज किया जाता है। जाइलिन का एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि जाइलिन जो होता है इजीली आग पकड़ता है, फ्लेमेबल होता है। अब इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, फ्लेमेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, अगर जाइलिन के अंदर आपने टिश्यू स्पेसिमेन को कितने टाइमिंग पीरियड 2 घंटे से भी ज्यादा रख दिया है तो ये क्या करने लग जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। टिश्यू स्पेसिमेन जो होगा टिश्यू को पूरा गायब कर देगा, या पूरा जाइलिन जो होगा टिश्यू के अंदर पूरी तरीके से चला जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यूज के जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं उनका डैमेज होना शुरू हो जाता है, या उनके अंदर जो एक्यूरेट कंपोजिशन लेवल जो होता है किसी भी कंपोनेंट का सेल्यूलर या टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर, वो कंपोनेंट जो होता है एक्यूरेट मेंटेन नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या होगा, अब जाइलिन के अंदर अगर आप 2 घंटे से ज्यादा टाइमिंग पीरियड के लिए रख देंगे टिश्यू स्पेसिमेन को तो फिर आपका एक्यूरेट डायग्नोसिस जो होगा वो कंफर्म नहीं हो पाएगा, आप एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे पेशेंट को। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जाइलिन के लिए अंदर हमें रखना है, स्पेसिमेन को जाइलिन के अंदर रखना है, लेकिन फिक्स फिक्स सुटेबल टाइमिंग के लिए। जो सुटेबल टाइमिंग होता है वो 2 आवर्स तक का रहता है। फिर क्या होता है, टोलुइन जो होता है अगला क्लियरिंग एजेंट होता है। टोलुइन का भी हम यूज करते हैं, ये भी आपका यूज किया जाता है, लेकिन टोलुइन जो होता है ये पूरी तरीके से क्लियरिंग नहीं कर पाता। क्लियरिंग इसकी वजह से आपका स्पेसिमेन जो होगा पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। स्पेसिफिक जो रहते हैं जिसे कि हम एफएनएसी करते हैं या पेप स्मीयर लगाते हैं, तो वहां पे भी आपका जाइलिन जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जो सेंसिटिव टेस्ट होते हैं, सेंसिटिव टेस्ट जो रहते हैं आपके हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, तो सेंसिटिव टेस्टिंग जितनी भी होती है या कोई भी हाई प्रोफाइल स्टेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका टोलोइन का यूज नहीं होता है। ये क्या करता है, आपके स्पेसिमेन को अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाता है और ना ही ये एक्यूरेट रिजल्ट दे पाता। अगर इसका हम यूज भी करेंगे ना तो ये हाई टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसको ज्यादा समय लगता है डीएल्कोलाइजेशन करने के लिए। इसी वजह से इसको रूटीनली नॉट रिकमेंडेड किया जाता है, सामान्य
परिस्थिति के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता है। फिर आता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो भी आपका फ्लेमेबल होता है, और ये क्या करता है, ये अगर इसके अंदर आपने ज्यादा टाइमिंग के लिए रख दिया है टिश्यू स्पेसिमेन को, क्लोरोफॉर्म के अंदर ज्यादा समय तक हमने रख दिया है, 2 आवर्स का जो रहता है ड्यूरेशन पीरियड होता है आपका क्लियरिंग प्रोसेस का, और क्लोरोफॉर्म अगर आपने यूज किया है लंबे समय तक, आपने क्लोरोफॉर्म के अंदर टिश्यू स्पेसिमेन को रख दिया है, तो ये क्या कर सकता है, आपके टिश्यूज को टॉक्सिक बना सकता है। तो टिश्यूज स्पेसिमेन के अंदर ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी को क्रिएट कर देता है, टॉक्सिसिटी को डेवलप्ड कर देगा टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा टिश्यूज स्पेसिमेन के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसका बैलेंस जो होता है पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तो क्लोरोफॉर्म भी यूज किया जाता है, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस, सबसे बेस्ट क्लियरिंग एजेंट हमेशा आपका जाइलिन ही होता है, इसी का मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। फिर आता है इम्प्रेग्नेशंस और इम्बेडिंग, फिर आएगा हमारा सेक्शन कटिंग। तो जैसे आपका क्लियरिंग हो जाता है, मतलब जाइलिन का हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्रेग्नेशन की प्रोसेस का यूज किया जाता है। इम्प्रेग्नेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे पैराफिन वैक्स जो होता है, पैराफिन वैक्स जो होता है, मतलब मोम जो होता है, मोम जो होती है आपकी यहाँ पे यूज की जाती है, और वो क्या होती है, मेल्टिंग हो जाती है, पिघलने लग जाता है वैक्स। वैक्स का यूज करेंगे हम। वैक्स जो होता है वो क्या करता है, आपका जो टिश्यू स्पेसिमेन जो रहता है, ये आपका टिश्यू स्पेसिमेन, अब इस टिश्यू स्पेसिमेन को कहाँ प्लेस किया जाएगा, ये वैक्स हो गया हमारा, पैराफिन वैक्स के अंदर हम इसको प्लेस करते हैं, तो वो प्रोसेस आती है आपकी इम्प्रेग्नेशन की। इम्प्रेग्नेशन के अंदर हम क्या करते हैं, टिश्यूज को मेल्ट किया जाता है। अब ये मेल्ट करने के लिए हमारा क्या काम करेगा, मेल्ट कौन होता है, पिघलता कौन, जो आपका वेक्स होता है, वेक्स मेल्टिंग हो जाता है। अगर आपका टेम्परेचर लेवल अगर यहाँ पे हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे अगर आप पैराफिन वेक्स के अंदर टिश्यू स्पेसिमेन को रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे पैराफिन वेक्स जो होता है मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये किसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, आपके टिश्यू स्पेसिमेन के साथ। अब ये क्या करेगा, टिश्यू स्पेसिमेन को आपका हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करेगा। आपका जो भी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन है उसके अंदर इम्प्रेग्नेशन क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि हम जो कट करें आगे, उस कट करने के प्रोसेस के अंदर हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो रहे उसको फेस ना करनी पड़े। तो हार्डनेस प्रोवाइड करना है, ये क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है टिश्यू स्पेसिमेन को। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेशन प्रोसेस। यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, पैराफिन वैक्स जो होता है उसका यहाँ पे यूज किया जाता है। फिर आता है इम्बेडिंग। इम्बेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इम्बेडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, इम्बेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये एल शेप्ड के जो कैसेट होते हैं आपके, ये इस प्रकार के एल मोल्ड का यूज किया जाता है। इम्बेडिंग के अंदर हम मोल्ड का यूज करते हैं, मोल्ड का यूज किया जाता है। और ये मोल्ड जो होते हैं आपके केसेट टाइप होते हैं, इस प्रकार के एल शेप्ड के 2 केसेट का हम यूज करते हैं यहाँ पे एम्बेडिंग के प्रोसेस के अंदर। अब ये एल शेप्ड के जो केसेट से आपके जो मोल्ड जिसको बोला जाता है, इनको कॉमनली इनका नाम होता है एल मोल्ड। एल मोल्ड का यूज करते हैं एम्बेडिंग के लिए। अब क्या होगा, ये एल मोल्ड हमने यहाँ पे प्लेस करके रख दिए हैं, ये एल मोल्ड हो गए। इन एल मोल्ड का ऐसे यहाँ पे यूज किया जाता है। अब इन एल मोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे कि जो पैराफिन वैक्स से जो आपका इम्प्रेग्नेटेड टिश्यूज है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, ये पैराफिन वैक्स, ये टिश्यू स्पेसिमेन जो है हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब क्या होगा, सुटेबल हार्डनेस आ जाएगी हमारे टिश्यू स्पेसिमेन के अंदर, क्या हो जाएगी, इसकी वजह से सुटेबल हार्डनेस किस कौन प्रोवाइड कर रहा है, इम्प्रेग्नेटेड, मतलब पैराफिन वैक्स क्या कर रहा है, टिश्यू स्पेसिमेन को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। एम्बेडिंग क्या कर रहा है, उस टिश्यू स्पेसिमेन को पूरी तरीके से कवर कर रहा है। अब क्या किया जाएगा, जैसे ही इसके अंदर हार्डनेस हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम इन एल मोल्ड को बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। फिर हमारा टिश्यू सेक्शन जो होता है वो कट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। अब सेक्शन कटिंग की प्रोसेस जो होती है आपकी एम्बेडिंग प्रोसेस के बाद की जाती है। अब सेक्शन कटिंग के लिए, सेक्शन कटिंग का जो मेन एम होता है वो आपके स्मॉल पीस के अंदर टिश्यू सेक्शन को कट करने का काम होता है। टिश्यू सेक्शन को पहले हमने जो स्केलपेल्स थे उसकी हेल्प से कट किया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एम्बेडिंग जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे माइक्रोटोम्स का यूज होता है। सेक्शन कटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से आप टिश्यू सेक्शन को बिल्कुल माइनर, कितना, 16 माइक्रोन की थिकनेस तक आप कट कर सकते हैं। ठीक है, 16 माइक्रोन की थिकनेस तक हम टिश्यू सेक्शन को हम कट कर सकते हैं। तो 1 to 16 माइक्रोन की थिकनेस के अंदर कट करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है माइक्रोटोम। तो सेक्शन कट करने के लिए माइक्रोटोम का हम यूज करते हैं। माइक्रोटोम एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है
ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके टिश्यू सेक्शन को स्मॉल पीस के अंदर कट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, बिल्कुल थिन सेक्शंस के अंदर कट करने का काम ये करता है। और ये सेक्शन जो होता है आपका पूरी तरीके से यूनिफॉर्म लेवल का होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड करने का काम हमारे माइक्रोटोम का होता है। यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब सभी टिश्यू जो होंगे सेम साइज के होंगे, सेम शेप के होंगे, और उनको बिल्कुल एक ही लेवल पे कट किया जाएगा। तो माइक्रोटोम जो होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट का हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज करते हैं। और ये सेक्शन कटिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है टिश्यू प्रोसेसिंग की। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम यूज किए जाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो होता है रोटेटरी माइक्रोटोम। रोटेटरी माइक्रोटोम का यहाँ पे यूज करते हैं हम। मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला जो माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है आपका रोटेटरी माइक्रोटोम। इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर, और इसका रूटीनली हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका टिश्यू एम्बेडेड हुआ, एम्बेडेड टिश्यूज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन कट के लिए उसका यूज किया जाता है। आगे की प्रोसेस जो रहेगी हमारी सेक्शन कटिंग की रहती है। फिर आता है आपका, जैसे आपका टिश्यू सेक्शन पूरी तरीके से कट हो जाता है तो फिर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है मेन स्टेनिंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं। तो स्टेनिंग जो होता है, स्टेनिंग के अंदर हम डाइस का यूज करते हैं। स्टेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपका डाइस का यूज किया जाता है। और डाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट हर एक हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर आपका स्टेनिंग की प्रोसेस जो होती है सबसे ज्यादा यूज होती है, मोस्ट कॉमनली यूज होती है। स्टेनिंग के अंदर आपकी डाइस यूज होती है। अब ये डाइस जो होती है ये क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है। जैसे कि एसिडोफिलिक डाइस होती है, एसिडोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक डाइज भी होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप की डाइज यहाँ पे यूज होती है। सबसे मोस्ट कॉमनली जो स्टेनिंग हमारी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होती है उस स्टेन का नाम होता है H&E स्टेन, ठीक है। हेमेटोजाइलिन, हेमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन। अब ये स्टेन जो होती है, ये स्टेन सबसे ज्यादा आपकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर यूज होती है। हेमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेन इसको बोला जाता है। इस स्टेन के अंदर ये क्वालिटीज होती है कि ये आपके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को भी स्टेन कर देती है और आपके न्यूक्लियस को भी स्टेन कर देती है, ठीक है। कोई भी सेल होती है तो सेल के दो मेन पार्ट होते हैं, ये होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस सेंटर पार्ट का होता है। फिर आता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो किस नेचर का होता है, ये होता है आपका बेस नेचर का, ठीक है। और न्यूक्लियस होता है आपका एसिडिक नेचर का। तो जो बेसोफिलिक डाइज होती है, ठीक है, बेसोफिलिक डाइज जिसको हम बोलते हैं, बेसोफिलिक डाइज की एफिनिटी होती है, बेसोफिलिक डाइज जो होती है उनकी क्या एफिनिटी होती है, एफिनिटी का मतलब होता है इंटरेक्शंस, ठीक है। बेसिक डाइस किसकी ओर अट्रैक्ट होगी, एसिड पार्ट जो रहता है आपकी सेल का उसकी ओर। और जो एसिड डाइस होगी वो किसकी ओर अट्रैक्ट होगी, आपके बेसिक पार्ट की ओर, ठीक है। अगर हमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को स्टेन करना है, साइटोप्लाज्म किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो इसको स्टेन कौन करेगी, एसिडिक डाइस, एसिडिक डाइस का हम यूज करेंगे। वैसे ही हमें न्यूक्लियस को स्टेन करना है, न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना है, जैसे पेप स्मीयर किया जाता है, पेप स्मीयर के अंदर हम न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करते हैं। तो न्यूक्लियस देखा जाता है उसके अंदर, किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस को अगर आपको देखना है तो ऐसी कंडीशंस में वहां पे क्या होता है, हमें यहाँ पे बेसिक डाइस का यूज करना रहता है। न्यूक्लियस को अगर स्टेन करना है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, बेसिक डाइस का। और एसिडिक डाइस जो रहेगी वो कहाँ यूज करेंगे, जब भी हमें सेल के अंदर बेस पार्ट जो रहेगा साइटोप्लाज्म को अगर देखना होगा तो उसका हम यूज करते हैं। और पूरी तरीके से सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को हम देखना है तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, कॉमन डाइस का यूज करेंगे। तो हेमेटोजाइलिन और इओसिन स्टेन जो होती है कॉमन स्टेन होती है जिसके अंदर कॉमन डाइज होती है। दोनों प्रकार की डाइज जो होती है यहाँ पे यूज की जाती है। ये दोनों डाइस के नाम है, हेमेटोजाइलिन भी डाइज होती है, इओसिन भी डाइज होती है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है स्टेनिंग प्रोसेस के अंदर। यही स्टेन सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जिस प्रकार की डाइज जिस स्टेन में यूज होती है वो स्टेन उसी प्रकार के नाम से जानी जाती है। फिर आता है आपका माउंटिंग। स्टेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाता है तो माउंट किया जाता है। माउंट जो होता है वो क्या होता है कि पूरी तरीके से आपका स्पेसिमेन जो होता है वो आपका डाइस जिसे आपने यूज करी है उस डाइस के साथ पूरी तरीके से ये फिक्स्ड हो जाए, ठीक है। जैसे हम माउंटिंग मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कल्चर मीडिया आते हैं। कल्चर मीडिया के अंदर हम क्या करते हैं, सुटेबल एनवायरनमेंट देते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ताकि वो इजीली अपनी ग्रोथ कर पाए। वैसे यहाँ पे माउंटिंग मीडिया यूज किए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हमारे क्या यूज किए जाते हैं, माउंटिंग मीडिया इनको बोला जाता है, माउंटिंग मीडिया। अब ये माउंटिंग मीडिया क्या करते हैं, मीडिया का मतलब होता है सुटेबल एनवायरनमेंट या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हमारे टिश्यू स्पेसिमेन को फिक्स्ड करने का काम कौन करेगा, माउंटिंग मीडिया। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी
ये माउंटिंग मीडिया। अब माउंटिंग मीडिया के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है सिंथेटिक रेसिन मीडिया यूज किया जाता है, सिंथेटिक रेसिन, ये मीडिया भी आपका यूज किया जाता है, माउंटिंग मीडिया का नाम ही। ग्लिसरीन जेली यूज होता है, ग्लिसरीन जेली। एक होता है कनाडा बेल्सम, कनाडा बेल्सम, ये आपका परमानेंट माउंटिंग मीडिया होता है, परमानेंट माउंटिंग मीडिया। अगर हमें कोई भी स्पेसिमेन अगर लंबे समय तक रखना है, जैसे कैंसर्स वगैरह की स्लाइड होती है एफएनएससी, जैसे कि एफएनएससी अगर हम लगा रहे हैं तो एफएनएससी के अंदर हम परमानेंट माउंटिंग मीडिया का यूज करेंगे, क्योंकि एफएनएससी की स्लाइड को 10 साल तक रखा जाता है, 10 साल के बाद भी हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ सकता है कि भाई कितने कैंसर्स पॉजिटिव आए, रिकॉर्ड देते हैं हम गवर्नमेंट को, तो 10-10 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट कभी कभी मांग लेती है। तो ऐसी कंडीशंस में 10 ईयर्स तक किसी स्टेन को रखना है, 5 ईयर्स तक रखना है, तो ऐसी कंडीशन में हम परमानेंट माउंटिंग मीडिया का यूज करते हैं। कनाडा बेल्सम होता है आपका परमानेंट माउंटिंग मीडिया, ग्लिसरीन जेली भी आपका यूज होता है, सिंथेटिक रेसिन भी यूज होता है। एक और होता है डीपीएक्स माउंटिंग मीडिया जिसको बोला जाता है। तो इन माउंटिंग का मेन काम होता है कि भाई स्पेसिमेन का जो लेवल है, जैसा उसका शो हो रहा है कंपोजिशन, वो वैसा का वैसा बना रहे, ताकि जब भी हम माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन करें तो हमारा स्पेसिमेन वैसा का वैसा हमें शो हो, जो पेशेंट की एक्यूरेट कंडीशंस थी उसके अंदर जो सेलुलर कंपोजिशन था वो वैसा का वैसा बना रही। तो वो काम कौन करेगा, वो करेगा हमारा माउंटिंग मीडिया। फिर आता है माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन। देखिए, माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन मतलब हमारा टिश्यू स्पेसिमेन कहाँ आ गया है, इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद हमें इस स्मीयर को बस ऑब्जर्व करना बाकी है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन को यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा, जो भी स्पेसिमेन स्लाइड के ऊपर बना हुआ है, ये स्लाइड के ऊपर जो स्मीयर है, इस स्मीयर को हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। तो इस स्पेसिमेन का सबसे पहले क्या किया जाएगा, कवरिंग किया जाता है, कवर स्लाइड का हम यूज करते हैं, ग्लास स्लाइड जिसको बोलते हैं, कवर स्लिप, ठीक है। कवर स्लिप जो होती है वो यूज की जाती है आपके स्मीयर को कवरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिमेन का ऑब्जर्वेशन हम करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको देखा जाएगा। अब माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के लेंस का यूज करते हैं, जैसे 10x होता है, 14x, 100x, इमर्शन ऑयल ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं हम। तो अलग अलग टाइप के लेंस जो होते हैं, इन लेंस का हम यूज करते हैं और स्पेसिमेन को ऑब्जर्व किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजिकली इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि अगर ट्यूमर्स की कंडीशन से मेलिग्नेंसी यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में मेलिग्नेंसी सेल्स जो होगी, यहाँ पे मेलिग्नेंट सेल्स हमें दिखेगी, डिटेक्ट हो जाएगी। और नहीं डिटेक्ट हुई तो नोट सीन हम देते हैं, मतलब कैंसर्स जो है वो नेगेटिव है। वैसे कोई भी एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, जैसे ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सेल के न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो हर एक अलग अलग कलर के दिखते हैं। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होंगे हमारी सेल के अंदर, जो भी स्मीयर है हमारा, उसके अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, तो ये स्पेसिमेन जो होते हैं ये हमें ऑब्जर्व होते हैं सारे स्मीयर के अंदर, ये कंपोनेंट जो होते हैं स्पेसिमेन के वो सारे हमें इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं माइक्रोस्कोपिकली जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी यहाँ पे किया जाता है स्मीयर का, लास्ट एंड फाइनल स्टेज होती है माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन। उसी के बाद हम कंफर्म करके फिर डायग्नोसिस रिपोर्ट जो होती है पेशेंट को हम देते हैं। तो ये पूरी स्टेप होती है टिश्यू प्रोसेसिंग की, सारी स्टेप के बारे में हमने डिस्कस किया है इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी एक नए टॉपिक के बारे में रहेगी, और उसी क्लास के अंदर हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बने रहिए आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट के साथ।